एक बार फिर से इस मॉड्यूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्कूल परिसर के बारे में विभिन्न बातें जान लेते हैं। भारत के 28% सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 14.8% उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम विद्यार्थी पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 विद्यार्थी होने चाहिए, जबकि बहुत से स्कूलों में तो यह औसत 6 से भी कम है। वर्ष 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे। इनमें से अधिकांश कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं स्कूलों के समूहीकरण के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में। हर स्कूल में कला, संगीत, विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय आदि सहित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता और शिक्षक मौजूद हों। हर स्कूल में पर्याप्त संसाधन हों, जैसे कि एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण आदि। शिक्षकों, विद्यार्थियों और स्कूलों के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यवहारिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला और विज्ञान प्रदर्शनियाँ, खेल गतिविधियाँ, क्विज और डिबेट और मेले जैसे संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन। स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली समूह के स्तर पर छोड़ दिए जाएं, जहां उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा ही लिया जाए। और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर के ऐसे स्कूलों के समूह को एकीकृत अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जाए। आइए चलते हैं समूह संरचना की स्थापना की ओर। स्कूलों के समूहीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूह संरचना की स्थापना होगी। उस समूह में एक माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केंद्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालय शामिल होंगे। यह नीति जहां भी संभव हो स्कूल परिसर क्लस्टर का दृढ़ता से समर्थन करेगी। स्कूल परिसर बनने से विभिन्न लाभ प्राप्त किए जाएंगे, जैसे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग, ज़्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में अकादमिक, खेल, कला, शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन, कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साझा उपयोग से कक्षा में वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करना, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार, स्कूल परिसर प्रबंधन समितियों के माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार और स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम। स्कूल परिसर व्यवस्था का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाएगा। डीएसई स्कूल परिसर के स्तर पर अधिकार देगा, जो एक अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हर स्कूल परिसर को एक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे। परिसर डीएसई द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाएंगे और उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल समन्वय करेंगे। डीएसई द्वारा स्कूल परिसर को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। तो चलिए अब हम स्कूल परिसर के लक्ष्य के बारे में जानते हैं। स्कूल
एसएमसी की मदद से अपनी योजनाएं बनाएंगे। एससीडीपी में परिसर से संबंधित अन्य सभी संस्थानों जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के प्लान शामिल होंगे। एसडीपी और एससीडीपी वह माध्यम होंगे जिनसे डीएससी समेत सभी हितधारक परस्पर जुड़ाव बनाए रखेंगे। डीएससी इन योजनाओं की सफलता के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि के लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे। स्कूलों के संबद्धीकरण के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और एक सार्वजनिक स्कूल को परस्पर संबद्ध किया जाएगा, जिससे ऐसे संबद्ध स्कूल एक दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे के संसाधनों से भी लाभान्वित हो सकें। इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा। हर राज्य या जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करे, जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सकें और कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। ऐसे बाल भवन जहां संभव हो स्कूल परिसर या क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन से संबंधित कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली के लक्ष्य के बारे में जानेंगे। स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शैक्षिक परिणामों में सुधार करना है। स्कूलों नवाचारों को सीमित दायरे में न रखना, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नहीं पहुंचाना है। स्कूलों और शिक्षकों को विश्वास के साथ सशक्त बनाना है। वर्तमान स्कूली शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नियमन और नीतियों के निर्माण से संबंधित कार्यों को एकल निकाय द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसका परिणाम शक्ति के सशक्त केंद्रीकरण और हितों के टकराव के रूप में और स्कूल प्रणाली के अप्रभावी प्रबंधन के रूप में भी सामने आता है। वर्तमान नियामक व्यवस्था, जहां एक तरफ लाभ के लिए खोले गए निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका है, वहीं दूसरी तरफ यह सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी या परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोण के बीच बहुत अधिक विषमता रही है, जबकि दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित जिम्मेदारियों और इसके विनियमन से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में इस नीति के प्रमुख सिद्धांत और खास सिफारिशें इस प्रकार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, जो स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी, जिसमें डीईओ और बीईओ आदि भी शामिल हैं। प्री स्कूल शिक्षा निजी, सार्वजनिक और परोपकारी सहित शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम या व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करते हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। सीआरसी, बीआरसी और डीआईईटी जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए एससीईआरटी एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत काम करेगा।
जो कि 3 वर्षों के अंदर निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं और कार्य संस्कृति को बदलकर इन्हें उत्कृष्टता के जीवांत संस्थान के रूप में स्थापित करेगा। SSSA कुछ बुनियादी मानकों जैसे बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा, जिसके पालन सभी स्कूलों द्वारा करना होगा। सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए SSSA द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामकों सूचनाओं का सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। तो चलिए अब हम स्कूल शिक्षा प्रणाली के उत्तरदायित्व के बारे में जान लेते हैं। स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाना। शिक्षा प्रणाली में भागीदार लोग उच्चतम स्तर की ईमानदारी पूर्ण प्रतिबद्धता और अनुकरणीय कार्यनीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जवाबदेह होंगे। व्यवस्था की प्रत्येक भूमिका से अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा और इन अपेक्षाओं के बरक्स हितधारकों के काम का मूल्यांकन भी गहन तरीके से होगा। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विकास, प्रदर्शन और जवाबदेही प्रणाली उनके नियंत्रण में रहते हुए समुचित रूप से अपना काम करती रहे। उन सार्वजनिक और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर देते हैं। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के मूल्यांकन के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे शिक्षा, जो कि एक सार्वजनिक सेवा है, सभी को मुहैया हो सके। स्कूल की वेबसाइट और SSSA वेबसाइट पर सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा। विनियामक ढांचे और सुगम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी, जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थी, विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के विद्यार्थियों को उच्चतर गुणवत्ता और समतापूर्ण स्कूली शिक्षा, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। शैक्षिक परिणाम और सभी वित्तीय, शैक्षणिक और परिचालन मामलों के पारदर्शी प्रकटीकरण को उचित महत्व दिया जाएगा और स्कूलों के मूल्यांकन में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। इससे सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में और सुधार होगा। पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा, ताकि यह अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में माता पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस प्रणाली का मूल्यांकन केंद्र क्या है। समग्र प्रणाली की आवधिक जांच पड़ताल के लिए विद्यार्थियों के सीखने के स्तरों का एक नमूना आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा अन्य सरकारी निकायों जैसे NCERT के साथ उपयुक्त सहयोग से किया जाएगा। मूल्यांकन में सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रणाली में बच्चों और किशोरों का विशेष महत्व है, जिसके लिए स्कूलों में नामांकित बच्चों और किशोरों को इस पूरी प्रक्रिया में नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार स्कूल प्रणाली उनके लिए ही बनाई गई है। उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देना, विशेष रूप से बालिकाओं और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों जैसे मादक द्रव्यों के सेवन और कई प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग, बच्चों या किशोरों के अधिकारों या सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर
प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट, सुरक्षित और कुशल तंत्र के साथ प्रणाली द्वारा सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे तंत्रों का विकास जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए प्रभावी, सामयिक और सर्वविदित हों, उच्चतर प्राथमिकता वाले होंगे। तो आज हमने मॉड्यूल 8 के अंतर्गत एनईपी के स्कूल परिसर, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की है। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 8 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। एनईपी की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।